बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में सियासी बयानियां आम है, सियासत में जोड़ तोड़ की बात हो रही है। कराची से लेकर खैबर तक हर तरफ कहीं पर निगरान और कहीं पर मेयर की बात हो रही है। लेकिन मुल्क के माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं। मुल्क में डॉलर इंतहाई नापैद हैं, कम है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि जब गवर्नर स्टेट बैंक कराची के ताजरों से मिले, FPCCI गए, KCCI गए, तो वहाँ पर ताजिर ना सिर्फ रो पड़े बल्कि एक बॉक्स के अंदर, खूबसूरत बॉक्स के अंदर ताजिरों ने अपनी सनतों की चाबियां गवर्नर स्टेट बैंक को पेश कर दी कि अगर आप डॉलर नहीं देंगे, अगर बैंक्स LC नहीं खोलेंगे तो हम सनतें किस तरह चलाएंगे। बेहतर है कि चाबियां आप अपने पास ही रख लें, अपने पास ही रख लें उन डॉलरों के साथ कि जो स्टेट बैंक लोगों को जारी नहीं कर रहा। ये तमाम मामला हैं। इसके साथ साथ एक ये भी खबर आई है कि मुल्क के अंदर आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कमी यानी कि किल्लत हो सकती है, क्योंकि LCs नहीं खोली जा रही। LCs ना खोलने का, तमाम ही चीज़ों का, सनतें बंद होने का, पेट्रोलियम मसनूआत का या दीगर मामलात का, हर चीज़ का ताल्लुक ये है कि मुल्क में डॉलरों की किल्लत है। डॉलरों के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं, कोई इमदाद भी मिलती दिखाई नहीं दे रही। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब ने भी अपनी इमदाद को IMF की तरह मशरूत कर दिया है, इस अमल से कि जब तक कोई भी दोस्त मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान का तस्करा है कि कोई भी मुल्क जब तक अपने पास माशी इस्लाहत नहीं करेगा, सऊदीया अपने टैक्स पेयर की मनी इमदाद की सूरत में उसे आइंदा नहीं देगा। सख्त तरीन माशी सूरत हाल है। क्या मामला है, मुजम्मिल असलम साहब से बात करेंगे, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी अमूर के लिए। ख़ास तौर पर एक बात जो इनसे पूछनी है कि पहले इन तमाम मामलात को आलमी मार्केट से मुंसलिक करने वाले मुजम्मिल असलम साहब अब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जब आपकी हुकूमत थी आज से 8-9 महीने पहले, तो आप तमाम मामलात जो मईशत से मुतालिक थे उसमें आलमी जो मामलात थे मईशत के, उससे मुंसलिक करते थे। लेकिन अब आप समझते हैं कि तमाम ही जिम्मेदारी इसाक डार साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, या ये जो रिजीम इस वक्त हुकूमत कर रही है उसकी जिम्मेदारी है। तो कहाँ पर आप समझते हैं कि इतनी बड़ी गलती हुई कि आप इनको आलमी हालात के मुताबिक माफ़ी देने पर तैयार नहीं है? देखिए, आज जो है अगर हमारी हुकूमत होती तो आज भी हमारा मौक़िफ़ आलमी मामलात पे ही होता और हम जो है आवाम को खुशखबरी दे रहे होते कि जी जो सख्त वक्त था, जो मार्च 2022 में था, जो जून 2021 से शुरू हुआ था आलमी मालियाती मार्केट में चीज़ें बढ़ने से, और जो फरवरी और मार्च में जो यूक्रेन वॉर का था वो थम गया है और अब जो है कीमतें नीचे आ रही है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जब हमारी हुकूमत थी तो आलमी मार्केट से जो कंटेनर आता था जो माल का सामान लेकर, उसका रेट $1000 से बढ़ के $8000 हो गया था। ठीक। और अब वो वापस $8000 से कम होके $1000 पे आ गया। तेल की कीमत $130 पर बैरल पे थी, जो कम होके $75 से $80 पर बैरल पे आ चुकी हुई है। खाने पीने का तेल जो है, जिसे हम खुर्दनी तेल कहते हैं, डॉलर पर टन चला गया था, जो $900 पर टन पे आ गया। तो आज भी हम आवाम को ये बोलते हैं कि जो हमने आप पे उस वक्त जो सख्त वक्त है, अब उसका टाइम आ गया है रिलीफ आपको पास करने का, और हम आवाम को आलमी मार्केट से मुंसलिक करके ये खुशखबरियां दे रहे होते। इसके बरक्स ये जो हुकूमत है, जब दुनिया का सुपर साइकिल चल रहा था तो इन्होंने हमारे साथ सियासत की और इन्होंने रोजाना आके बोला पेट्रोल का रेट, हालांकि $150 पर लीटर था, उस पे रोजाना ₹5 ₹10 बढ़ता था, तो ये आते थे कि ये अवाम के लिए यूं है, अवाम पे जुल्म हो गया है, अवाम मर जाएगी, बम गिर गया ना। और उस वक्त इनको अगर हमें ये सपोर्ट करते तो ये शायद जो है इनके लिए भी अच्छा होता, लेकिन उस वक्त इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। और आज जब ये हुकूमत में है और कीमतें आधी से भी नीचे हो गई हैं, ये आलमी मार्केट पता नहीं कौन सी आलमी मार्केट का जिसे कहते हैं बहाना लेकर चल रहे हैं। आलमी मार्केट तो इनके सपोर्ट में आ चुकी हुई है, इनकी तो लॉटरी लगी हुई है, होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज होती है नाअहली। मुजम्मिल साहब, कहां नाअहली हुई, कहां नाअहली हुई? देखिए ना, मुझे तो ये बताएंगे कहां पे अहलियत, ये सवाल आपका ये होना चाहिए था, कहां पे कोई एक अच्छी चीज बता देंगे इन्होंने की है, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल होगा ढूंढने। हर जगह अच्छी चीजें तो वो खुद गिनवाएंगे ना, आप नाअहली गिनवा दें। मैं यही कह रहा हूं ना कि मेरे लिए तो मुश्किल कोई अच्छी चीज ढूंढना है इस वक्त। अच्छी चीज सिर्फ एक ही हुई है, वो भी इनके हक में हुई है, इनके केसेस माफ हो गए और इनको FIA भी छोड़ रहा है, और जो है और कोई भी चीज कौम के हक में। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, चले आप ही बता दें कि जो जिस टाइम पे हमारी बहुत बुरी थी
उन्होंने कम से कम इसको सही कर दिया। मेरी नजर में तो अगर मैं बोलूंगा भी तो आप कहेंगे कि शायद बायस ओपिनियन है, शायद आपकी नजर में कोई चीज ऐसी हो तो वो मेरी भी जैसे कहते हैं नॉलेज में इजाफा कर दे। मैं तो समझता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान में वो कारनामा कर दिए कि शायद अब पाकिस्तान में वो वापस दोहराया ना जाए। 75 साल की तारीख में इन्होंने कारोबारियों को बेरोजगार कर दिया। आज की हेडलाइन थी, शिपिंग कंपनीज ने कह दिया कि हम पाकिस्तान का रुख करना छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें यहां से किराया नहीं मिल रहा। तो अंदाजा लगाए कि इन्होंने क्या वो कारनामा करके दिखा दिया है कि जो शायद पाकिस्तान का दुश्मन भी ना कर सकता होता। इन्होंने वो सारे कारनामे कर दिए। मसलन मुज़म्मिल साहब, मसलन 2 4 5 गिनवाए ना। मिसाल के तौर पे 75 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है, तो 75 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई इन्होंने कर दी। आटा जो है 75 साल तक जो है 65 रुपए 60 रुपए किलो था, जो आज 150 रुपए किलो हो गया। यानी कि 75 साल में इतना नहीं बढ़ा, इन्होंने 9 महीने में बढ़ा दिया। कारोबारी, मैंने आपको मिसाल दे दी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कारोबारी बेरोजगार हो गया। उन्होंने अपनी चाबी उठा के इनके मुंह पे मार दी, ठीक है ना, कि आप चला लें कारोबार। शिपिंग कंपनीज, पाकिस्तान में बुरे से बुरे हालात हुए। शिपिंग कंपनीज ने कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान में अपनी शिप लाना बंद कर देंगे। फिर इसके बाद मनफी ग्रोथ, कोरोना के दौर में पाकिस्तान में पहली दफा 1% की आई थी पीटीआई के दौर में। अब इस साल का तखमीना है हमारा कि 4 से 5% मनफी ग्रोथ होगी। सैलाब पाकिस्तान में पहले भी आते थे, इस दफा के सैलाब को इन्होंने ऐसा हवा बनाया कि उसके चक्कर में जो है पूरे मुल्क से जो है ज़राअत खत्म करा दी पकड़ के इन्होंने। तो कोई ऐसी खसारे की बात कर ले, 8 महीने में इन्होंने 6,500 अरब रुपए कर्ज ले लिया। खसारा अपनी जगह। बिजली पाकिस्तान में कभी भी 90% से कम बिलों की रिकवरी नहीं होती थी, वो 80% पे आ गई। अब हमें बिजली भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें गैस भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें टैक्स भी लगाने पड़ेंगे। आप हफ्ता 10 दिन इंतजार तो कर रहे हैं, ये जो अब करने वाले हैं, और ये वो करने वाले हैं कारनामा कि जो रही सही कसर भी थी ना लोगों की, अगर कुछ खरीदारी की करने की या कुछ, वो भी तमाम की तमाम खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुजम्मिल साहब, एक आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपकी हुकूमत के ऊपर, जो आपकी पीटीआई की हुकूमत थी, कि आप लोगों ने आईएमएफ की जो शराइत थी उसकी वायलेशन की, पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी कर दी, मजीद कमी, जहां आप वादा करके आए थे कि आप ज़्यादा करेंगे, आपने मजीद कम कर दी। उससे आईएमएफ नाखुश हुआ, दुनिया भर ने अपना जो है वो पैसा रोक लिया पाकिस्तान की तरफ। तो इस मामले के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है ना कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये बेचारे इल्जाम भी लगाते हैं, इल्जाम बगैर दलील के लगाते हैं। कोई ऐसी चीज ऐसी हुई हो तो मुझे बताएं कि आईएमएफ ने कागज में लिख के दियो। अपना हर जायजा रिपोर्ट लिखता है वो आईएमएफ, हर जायजा रिपोर्ट, ठीक है ना। पहली बात ये है कि हमारी हुकूमत कब खत्म हुई, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। हमारी हुकूमत खत्म हुई एग्जैक्टली 9 अप्रैल 2022 को। बिल्कुल। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया 8 मार्च 2022 को। आईएमएफ से आखिरी किस्त हमें कब मिली? 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी को हमें किस्त मिल रही है $1 अरब की, और आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने में हमने आईएमएफ प्रोग्राम खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? उस वक्त तो रिव्यू शुरू हुआ था और 10 रुपए लीटर पेट्रोल की बात थी। 10 रुपए लीटर से क्या पूरी पाकिस्तान की मईशत बंद हो जाती है? इतनी कमजोर मईशत थी क्या पाकिस्तान की? बात करने वाले बात कर रहे हैं। इन्होंने तो 100 रुपए लीटर बढ़ा दिया तो आईएमएफ इनको प्रोग्राम नहीं दे रहा। अगर इन्होंने 100 रुपए लीटर के बाद आईएमएफ इनको प्रोग्राम नहीं दे रहा तो उस वक्त तो सिर्फ 10 रुपए लीटर पे बात थी। फिर खसारा, बात यह कि टैक्स रेवेन्यू हमने पूरे किए, रिजर्व्स हमारे पूरे थे, सारे टारगेट्स। आयशा गौस बख्शा की आप नेशनल असेंबली की स्पीच उठा ले, जिस रिव्यू के वक्त हमारी हुकूमत खत्म हुई है उसके तमाम टारगेट्स पूरे थे। एक पेट्रोल हमने कम कीमत की हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने टैक्स हदफ से ज्यादा हासिल किया हुआ था। तो बात ही ये नहीं थी यार, ये तो झूठ बोलते हैं। और अगर इन्होंने सब फर्ज करेंगे बहाल कर दिया था तो ये कौन सा बहाल है? अच्छा मुजम्मिल साहब, ऐसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम अगर आपको मिलता तो फिर क्या होता? नहीं, कैसा सियासी? हमारे से ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम था। हमारे खिलाफ 13 जमातें थी और इनके खिलाफ तो एक जमात है। 13 जमातों के 13 जमात जिसके खिलाफ हो, लेकिन पता नहीं लग रहा ना कि मुल्क कैसे चलेगा। असेंबली टूटेगी नहीं टूटेगी, फिर बॉन्ड्स भी मैच्योर हो गए जिसकी पेमेंट करनी थी। क्या उस वक्त कहते थे 1000 तकरीरें उठा ले, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। बिलावल के ट्रक के ऊपर के आप बयानात उठा ले कि हम पहुंच रहे इस्लामाबाद, उससे पहले असेंबली तोड़ दो। उस वक्त असेंबली टूटने में मुल्क के अदम इस्तेकाम नहीं हो रहा था, आज टूटने में अदम इस्तेकाम हो जाता है यार। ये मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात ना। कोई एक बंदा एक असूल पे बात करता है, अगर वो असूल ही आप हमारे लिए अलग कर दें और उनके लिए अलग कर दें तो फिर तो बात होगी। और दूसरी बात ये कि आईन और कानून कहता है
कि असेंबली टूटने से कौन सा आदम इस्तेकाम होता है? अच्छा, वो तो इस्तेकाम की बुनियाद हो जाती है। अच्छा, कि अब अगला इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, करेंसी कंट्रोल का जो साग डार साहब का फॉर्मूला है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है डॉलर के मामलात पे, रेट्स के ऊपर? भाई इसाक डार साहब ने तो बाकी सारी कसरी खत्म कर दी ना, कि वो उनको इनाम जो जो उनकी जायदादें वगैरह फंसी थी, लाइक शायद उसका इनाम ये था कि आपको देंगे अगर आप पाकिस्तान की मईशत के साथ ये कर दें। अब तो उनकी हुकूमत के वुजरा अंदर बैठ के गालियां दे रहे हैं कि ये 1990 के बाबों को पता नहीं हम क्यों अपने सर पे बिठा के बैठे हुए। मैं अभी इस्लामाबाद में था, मेरी मुलाकात हुई है 2-3 लोगों से, कह रहे हम तंग आ गए, इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तो आगे इनकी तो करियर खत्म हो गया पॉलिटिकल, इन्होंने साथ हमारा भी दफन कर दिया। हम अभी आए नहीं थे और इन्होंने हमारे साथ जो ज्यादती की है और मुल्क के साथ ज्यादती की है। वो जो इनके हामी सहाफी थे जो हमें पसंद नहीं करते थे, जब हमारी 1% महंगाई पे जो है चीखे मारते थे, और आज जो है 40% महंगाई पे जो है खामोश बैठे हुए, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि इसाक डार की ये जो डॉलर रोकने की पॉलिसी से पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अच्छा, 3 महीने में सिर्फ सैलाब से 16 अरब डॉलर का सोचेंगे, आलमी मार्केट ने तखमीना लगाया कि 16 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। फरूख सलीम ने कल के परसों की ट्वीट उसकी उठा के देखे आप उनकी, उसने कहा है कि 15 अरब डॉलर का ब्रेकअप करके लिखा, एफडीआई से इतना, रेमिटेंस से इतना, इतना माशी, 15 अरब डॉलर का सिर्फ ये रुपए की मुस्तहकम करने की वजह से जो है जबरदस्ती अपनी जिद पूरी करने की वजह से नुकसान पहुंचा दिया सागदार ने। और अब क्या हुआ, थूका हुआ चाट रहे, आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं कि आ जाए, जो कहते हैं हम कर देंगे। सिर्फ क्या कि इन्होंने अपने मफादात देखे, ये समझे थे कि पता नहीं कौन से जमाने के हीरो हैं। अच्छा। और इनको किसी ने कान में बोल दिया, तो मैं समझाता रहता था, इनको किसी ने कह दिया था कि पाकिस्तान माशी वो आलमी वो क्या कहते हैं एटमी ताकत है, तो पाकिस्तान को दुनिया डिफॉल्ट कराने का सोच भी नहीं सकती, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिनके को सहारा मिलेगा, आप अड़े रहे। कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हैं यार, कौन जमाना चेंज हो गया, दुनिया चेंज हो गई है। अच्छा, आपने चेंज की एक बात की, एक मिनट सुन ले सर, एक बात सुन ले, पाकिस्तान कोई रशिया से बड़ी तो न्यूक्लियर पावर नहीं है। जब आलमी ताकतों ने रशिया के खिलाफ महाज सारे एक तरफ हो गए, तो हम किस खेत की मोली है? अच्छा मुजम्मिल साहब, आप चेंज की बात कर रहे हैं, इस गलत फहमी में बैठे हुए चेंज की बात कर रहे हैं। पहले आईएमएफ कहता था माशी इस्लाहात करें, अब सऊदी अरब ने भी कहा है कि माशी इस्लाहात करें और हमसे पैकेज लेते जाएं। साथ ही उन्होंने वजाहत भी की है कि हमारे टैक्स पेयर की मनी किसी को इमदाद देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो मईशत को, दोस्त ममालिक की मईशत को संभालने के लिए है। तो मुस्तकबिल में भी और इस वक्त जो है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा कि अगर सऊदी इमदाद भी मशरूत होकर मिला करे। देखिए बात यह है कि आप जब जबरदस्ती की किसी के पीछे पड़ जाएंगे पैसे मांगने की, वही वाली बात कि हम वो है एटमी ताकत है तो हमें जो है हमारी बड़ी अहमियत है तो हमें पैसे मिल जाएंगे। अब वो एक चीज तक आपका सौदा बिकता है, अब वो भी तंग आ गए हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आज अगर आप मेरे से पूछें, अगर हम फेयर तरीके से सऊदी अरब के साथ चीजें करें ना, तो सऊदी अरब को हमसे ज्यादा फायदा है, सऊदी अरब हमसे ज्यादा फायदा उठाता है जितना वो हम पे एहसान जताता है। हमारी 26 अरब डॉलर की दरामदाद है तेल की और ये कोयले की, सारी 26 अरब डॉलर की मार्केट है, हमने दी हुई है गल्फ को। अगर आज सिर्फ हम इसी पे खड़े हो जाए ना और हम कहें कि नहीं आपसे नहीं, हम रशिया से लेंगे, हम ईरान से लेंगे, हम इससे लेंगे, 2 मिनट में सीधा कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपकी बहुत बड़ी वर्कफोर्स वहां काम करती है, वो कोई मतलब अल्लाह वास्ते नहीं, आप उनको सबसे सस्ती लेबर देते हैं बिल्कुल दुनिया में। अब इनको दुनिया में इससे सस्ती लेबर नहीं मिल सकती, हमने तो उनको कचरे के दाम पे भेजा हुआ है वहां पे। और इसके अलावा सरमायाकारी दुबई उठा लें आप, पाकिस्तानियों की कम सरमायाकारी है वहां पे, अरबों खरबों डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान से जो नेट सरमाया जाता है वहां चोरी होकर, और वैसे भी ब्लैक की मनी का या नॉन टैक्स वाला ये जो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खतरा महसूस कर रहे हैं, उसका हमें अपने आप को स्ट्रेट करने की जरूरत है। हमारे इस वक्त भी मैं कहूं वसाइल ज्यादा है और अखराजात कम है, लेकिन हमने वसाइल फैला दिए जगह जगह। यानी कि हम कह सकते हैं मुजम्मिल साहब कि अगर सही तरीके से इस्लाहात हो तो हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम दुनिया के आगे हाथ ना फैलाएं, लोगों से डॉलर ना मांगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, हमने अपनी ताकत को फैला दिया और हमारे जो बैठे हुए लोग वो उससे बड़े निकम्मे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपका पोटेंशियल क्या है। इंडिया दुनिया जाको कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हूं, हालांकि उनके पास कपड़े पहनने के नहीं, उनकी आधी से ज्यादा आबादी को, लेकिन वो कहता है कि जी मैं 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का मुल्क हूं। अब तो उन्होंने चीन को आबादी में पीछे छोड़ दिया, पहले नंबर पे आ गई।
हम 5वें नंबर पे हैं। जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हम उसका 5वां हिस्सा तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे केसीसीआई के प्रेसिडेंट, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने चाबियां स्टेट बैंक के गवर्नर के हवाले क्यों की। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तारिक यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। एक वाकया पेश आया कि गवर्नर स्टेट बैंक को चाबियां पेश की गई जब वो केसीसीआई गए, कराची चैम्बर्स गए, और इससे पहले एक वाकया एफपीसीसीआई के अंदर भी पेश आया कि जहां पर एक ताजर रो पड़ा अपने हालात गवर्नर स्टेट बैंक को बताते हुए। तारिक यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मामला हुआ था, आखिर इतने ख़राब हालात आ गए हैं कि आप घर आए मेहमान को चाबियाँ पेश करें और जब वो एफपीसीसी आए जाएँ तो वहाँ पर लोग रो पड़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाबियां पेश करने वाला मामला मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ है। मैं इसकी यहाँ वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि चाबियां कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से नहीं दी गई। ठीक, कराची चैम्बर के एक मेंबर ने, ये उनका ज़ाती एक्ट था जो उन्होंने किया, और कराची चैम्बर उस एक्ट को डिसऑन करती है। ठीक है, हम अपने यहाँ आए हुए मेहमान की इज़्ज़त करते हैं। हमने उनके सामने अपनी तमाम दुश्वारियाँ रखी और हमने उन्हें ये भी बताया कि मुल्क के अंदर एक माशी बहरान है, लोग परेशान हैं। लोगों के साथ हमने जो दुश्वारी जो हम तक अप्रोच कर रहे हैं, हमने वो भी उनको सामने बताया। हमने उनसे ये भी कहा कि आप कोई लाहे अमल हमें बता दें, मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है। ठीक, बेयकीनी जो है वो एक इंतहाई ख़राब अमल होता है, इंसान की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है उसमें। हमारे लिए तिजारत और इंडस्ट्री दोनों का चलना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ आएँ, सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि चाबियाँ ठीक है कि आपके प्लेटफॉर्म से पेश नहीं हुई, डिसओन आप इसको करते हैं, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल आ गई है कि सनतें बहुत तेज़ी से बंद हो रही हों? क्योंकि हम रोज़ रिपोर्ट देखते हैं कि आज जी फलाना फैक्ट्री बंद हो गई, इसने काम रोक दिया, फलाना ने जो है वो प्रोडक्शन एक हफ्ते के लिए रोक दी, डॉलर्स नहीं मिले, लोगों के कंटेनर फंस गए। तो ये तमाम सूरत हाल तो हकीकी है ना। इसमें इस वक्त अगर आप इस सूरत हाल को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, जो केसीसीआई का है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, कैसे डिफाइन करेंगे? क्या मुश्किलात आप लोगों को आ रही हैं कारोबार करने में? जी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 5700 कंटेनर तकरीबन उस दिन कराची पोर्ट पर जमा थे, जिसके लिए क्लियरेंस चाहिए, जिसके लिए डॉलर्स चाहिए। वो एक हकीकत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने उस दिन अपनी रिप्रेजेंटेशन में उनके सामने जो बात की, हमने यही बात की कि आप कोई लाए अमल तो तय करें, कुछ हमें मालूम तो हो कि हम खड़े कहाँ हैं। और सनतें माल ना मिलने की वजह से बंद भी हो रही हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं है। कोई पार्शली बंद कर रहा है, कोई शिफ्ट वाइज बंद कर रहा है। और ये बहरान, जो गैस का बहरान जो 3 महीने से चल रहा है, दिस इज़ इन एडिशन टू दैट। ठीक, यानी पहले ही प्रॉब्लम थी गैस की वजह से, कंपनी अपनी इंडस्ट्री जो है अपनी फुल एफिशिएंसी पे नहीं चल रही थी, ऊपर से डॉलर का बहरान आ गया, तो ये दोनों मिक्सअप करके सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। इस स्टेज पर गवर्नर साहब से मैं असल में पिछले से हमारी मुलाकात हुई थी बुध वाले दिन, उससे पिछले 1 हफ्ते पहले बुध वाले दिन हम गवर्नर स्टेट बैंक से उनके दफ्तर में मिले थे और हमने उनसे ये कहा था कि साहब आप हमारे पास आएँ, हम आपको अपनी दुश्वारियाँ परेशानियाँ आपको आगाह कर देंगे इन डिटेल, ताकि कोई लाएअमल तय हो सके। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट 8 दिन बाद वो हमारे पास आ गए। ठीक, और जब वो आए तो हमने जो हमारी सूरत हाल थी और ज़्यादा डिटेल से उनके साथ डिस्कस की। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उन्होंने शाम को हमें एक प्रोफार्मा भेज दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें कि किस कंपनी का क्या माल कितना किस एचएस कोड के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किस एचएस कोड के अंदर है, ताकि प्रायोरिटीज का भी तयन हो सके। प्रायोरिटी एक अजीब व गरीब लफ्ज़ है। एक आदमी के लिए एक रोटी प्रायोरिटी है, एक आदमी के लिए एक गाड़ी प्रायोरिटी। बिल्कुल, जिसका जो मसला है उसके लिए प्रायोरिटी को कोई डिफाइन नहीं, लेकिन मुल्क की तरजीहात भी तो तय हो सकती है ना तारिक साहब। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो उन्होंने हमें जो प्रोफार्मा दिया है उसमें उन्होंने एचएस कोड्स के साथ हमसे डिटेल्स मांगी है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ आज कराची चैम्बर के बिहाफ पर हम तकरीबन 3000 एप्लीकेशंस जो हैं उनके फॉर्मेट पे हमने क्या किया कि हमने एक लिंक पैदा किया कंप्यूटर पे, ताकि और लोगों से कहा कि जी इस लिंक पे आप अपनी तमाम डिटेल्स एज पर दी प्रोफार्मा ऑफ स्टेट बैंक हमें दे दें, वो हम आगे स्टेट बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे ही है।
पहले तो वो मसला हल हो जाए ना कि डॉलर कम से कम स्टेट बैंक डॉलर पहले, जी पहले तो वो हल हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज पर आएंगे। अच्छा, इस वक्त एक बड़ा मसला तारिक साहब ये आया है कि सऊदी अरब ने भी इमदाद को मशरूत किया है IMF की तरह कि पाकिस्तान या जो दोस्त ममालिक हैं उसके वो पहले माशी इस्लाहात करें, माशी इस्लाहात का पैकेज बताएं, प्लान बताएं। तो एक तासुर ये है कि जब भी माशी इस्लाहात शुरू होती हैं तो हर फर्द जो है वो अपना अपना बचाने के लिए आया था, और उसमें ख़ास तौर पर ताजिर तंजीमें बहुत तेज़ी से आगे आती हैं। KCCI का मामला भी फिर कहीं ना कहीं ये पे आता है कि आप लोग भी कहते हैं कि जी ये इस्लाह ना करें, वो टैक्स ना लगाएं, ये टैक्स ना लगाएं। तो इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे चलेगा नहीं, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल में ये जो सऊदी अरब की जो कंडीशन है वो इन्वेस्टमेंट में वो थोड़ी सी रिलेटेड है, और वो मदद के तौर पे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में। और वो अब शायद टू माय अंडरस्टैंडिंग वो मॉनिटर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसका इस्लाहात से कोई इतना डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, बल्कि ये जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने प्रपोज की है वो चाहते ही हैं कि हम उसको एक सिस्टम में उसका पार्ट एंड पार्सल। चलिए तारिक साहब, इस्लाहात ज़रूरी तो है ना, फिर अगर इस्लाहात पे ये कह सकते हैं कि कोई आप लोगों की तरफ से भी रुकावट होती है? इस्लाहात से आपसे क्या मुराद है? किस टैक्स कलेक्शन के मामलात हों, किसी इंडस्ट्री पे टैक्स लगाने का मामला? टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सब्सिडीज का मामला हो, हर ताजिर कहता है हमें सब्सिडी दे दो, बहुत सारी चीजें ना इसमें। तारिक साहब अगर इसको कंक्लूड करें, देखिए टैक्स कलेक्शन की पोजीशन यह है कि हमारे यहाँ टैक्स कल्चर को फ्रेंडली होना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुल्क में एक आदमी का खौफ टैक्स कलेक्टर के मुतालिक दूर नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू जो है वो नहीं आएगा। जो रजिस्टर्ड है वो तो है ही नेट में, 2% पे लगे या 5% पे लगे, वो तो सिस्टम में चल ही रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों का टैक्स नेट जो है वो बड़ा हो, और लोग जो है बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के SMEs ख़ास तौर पे वो टैक्स नेट में आएँ। और जब तक SMEs जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं आएंगे, वो अपना कारोबार बड़ा नहीं कर पाएंगे, और खुशहाली जो है वो SMEs के ज़रिए है। तो कोई प्रपोजल आप देंगे हुकूमत को? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ मिनी बजट टाइप की चीज़ भी आ रही है, उसमें बड़े टैक्सेस लगेंगे। हुकूमत के पास इस वक्त जो है गुंजाइश थोड़ी रह गई है। टैक्स देने वाले लोगों से मजीद टैक्स ले लेना कोई इस्लाहात नहीं है। कैसे टैक्स नेट बढ़ाएं? यहाँ तो लोग फ्रेंडली करें। अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने किया था फ्रेंडली, दैट वाज द टाइम कि हमने देखा कि लोग टैक्स के खौफ से में नहीं थे, और वही करना पड़ेगा। लोगों को नोटिस का इतना खौफ होता है। मैं आपसे अर्ज करूँ, मेरे पास डेलीगेशन एक आया, एक प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मैंने कहा कि जी आप लोग इसकी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते, पाकिस्तान में एक भी यूनिट नहीं है। वो कहा जी इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे लोग आते हैं इंस्पेक्शन करने, इतना दर्द सर है कि हम इंडस्ट्री की तरफ जा नहीं चाहते, हम माल मंगवाते हैं, भेज देते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को इंडस्ट्रियल माइंड फ्रेंडली करा जाए। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है। कल्चर ही जब तक डेवलप नहीं होगा उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान तब्दील हो। कल्चर से मुराद तारिक यूसुफ साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि लोग बजाय इसके कि माल मंगवा के बाहर से बेचें, लोग यहाँ पैदा करने के लिए, माल बनाने के लिए इसलिए नहीं जाते कि उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पर ईज टू डू बिजनेस जो है उसके मामलात के अंदर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद आगे की चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, सूरत हाल ये है कि कराची से खैबर तक एक एहतजाज सा करते दिखाई दे रहे हैं ताजिर, और ख़ास तौर पे हमने KCCI के अंदर तो ये देखा कि एक ताजिर ने जाके गवर्नर स्टेट बैंक को अपनी फैक्ट्रियों की चाबियाँ पेश कर दी, यानी कि सनतें बंद होने के करीब हैं। पहले ही गैस का बहरान था, ऊपर से डॉलर की शॉर्टेज है। तो सारी सूरत हाल को आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में, हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, दो बहरान आप समझिए इकट्ठे हैं। जो 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई के हवाले से बना हुआ है। जिस रफ्तार से खास तौर पे जो खुराक की कीमतें हैं, जो खुराक की रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कहीं 30-35% का रेट वहां पे जो है वो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ताजरान का आपने जिक्र किया, हुकूमत का ताजरान का मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डॉलर्स का फुकदान है। एक खतरनाक किस्म का किल्लत है, डॉलर्स की कमी है। आप सोचिए कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और लगभग कोई 4.6 अरब डॉलर हमें बताया जा रहा है स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, जो 3 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं है। बिल्कुल। जब वो डॉलर के ज़खायर इतनी तेजी से गिर जाते हैं, फिर जो ताजरान की प्रॉब्लम्स हैं,
इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कोई 17 से 18 दिन का पेट्रोल का जो है वो जखीरा रह गया है, कोई 30 दिन का डीजल रह गया है। इसी तरह एक्सरे की फिल्में अस्पतालों में खत्म हो रही हैं, MRI की फिल्में खत्म हो रही हैं, बहुत सारी जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनका जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाले हैं कि उनके स्टॉक उनके पास 2-3 दिन के रह गए हैं। तो इस वक्त फैसले करने हैं और बड़े फैसले करने हैं हुकूमत को, और मैं ये समझ रहा हूं कि चंद हफ्ते अब रह गए हैं, हमारे पास महीने नहीं है इस मईशत को बचाने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं बड़े फैसले करने हैं, तो बड़े फैसलों से आपकी मुराद क्या है? कोई मिनी बजट टाइप की चीज सुनने में भी आ रहा है कि आ रही है, वो लगाना है? क्या क्या बड़े फैसले क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि अब बड़ा वाज़ेह हो गया है कि चाहे वो जो आलमी मालियाती इदारे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये सब इदारे जो हैं ये IMF के ऊपर इनका इन्हिसार बहुत ज्यादा है। वो सब IMF की तरफ देखते हैं कि वहां से ग्रीन सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर अभी पिछले चंद हफ्तों में समझ लीजिए, महीनों में समझ लीजिए, एक और बड़ा वाज़े जो पैगाम है, जो जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते थे, अपने दोस्त ममालिक कहते थे, चाहे उसमें चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो या कतर हो, उनकी तरफ से भी पैगाम ये आ रहा है कि उनका भी इन्हिसार अब IMF के ऊपर है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के जो वजीर खजाना थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह पैगाम दिया कि जो माजी में जिस तरीके से वो मुल्कों की मदद किया करते थे या कर्जे दिया करते थे, वो तरीकाकार अब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो भी मल्टीलैटरल इदारों से मिलके जो है वो मुल्कों की मदद करेंगे या मुल्कों को कर्जा जात देंगे। तो दो पैगाम क्लियर है कि आलमी मालियाती इदारे और जो ममालिक हैं जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, इन सब का इन्हिसार IMF के ऊपर हो। ठीक है। तो अब IMF के अलावा तो और कोई चारा नहीं। ये फैसला करते करते मेरे नजदीक तो 5 महीने गुजर गए हैं और बहुत लेट हो गया, और उन 5 महीनों का अवाम को और मुल्क को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं एक सवाल इसमें करना चाहूँ, किस आसरे के ऊपर हम 5 महीनों में फैसला नहीं कर रहे थे? कोई हमारे ज़हन में भी तो बात होगी ना कि फलां मदद को आ जाएगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई सबब होता है ना। आपको क्या लगता है कि इसाक डॉक्टर साहब क्या सोच रहे थे कि क्या हो जाएगा तो फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी IMF की? देखिए, 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो माशी जो जरूरत है वो तो बड़ी वाज़ेह थी, मैं समझता हूँ पिछले 5-6 महीनों से वाज़ेह थी कि IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब आज जाए या कल जाए। कहा यह जाता है कि वजारत खजाना के अंदर शायद कोई प्लान B बना रखा था, और उस प्लान B में यह था कि उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, हमें चीन से पैसा मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया से पैसा मिल जाएगा, और शायद हमारी जो जिसको कहते हैं पावर टू निगोशिएट IMF से बेहतर हो जाएगी। तो शायद वो प्लान B जो है वो कामयाब नहीं हो सका। तो अब तो वो रास्ता वही बचा है जो मेरे नजदीक, तो मैं तो पिछले 5 महीने से कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कि IMF के अलावा और कोई चारा नहीं है जो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की कश्ती है उसको बचाने का अगर कोई रास्ता है तो वो IMF के अलावा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 3-4 चीजें अगर इसको हम कहें कि अब रास्ता क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कैटेगोरिकली 1, 2, 3, 4 चीजें क्या होंगी? क्योंकि वक्त कम है। अब हो सकता है कि वक्त इतना भी ना हो कि इसको हम कहें कि अब कल नहीं परसों फैसला करेंगे। अब तो फौरी फैसले करने का वक्त है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी LCs नहीं खुल रही। यहाँ जिससे बात करें वो कहता है हमारी LC नहीं खुली, माल नहीं आ रहा। अभी तक तो हम सप्लाई चेन को किसी तरह मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब आगे ये नहीं होना। तो अब क्या तरीकेकार है? सप्लाई चेन मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी टूटना शुरू हो गया है, और शुमार सेक्टर्स के अंदर वो सप्लाई चेन टूट रहा है। देखिए, हमने देखा कि इंडस मोटर ने कहा कि वो बंद कर रहे हैं, जो कोरोला कार बनाते हैं पाकिस्तान में, सुजुकी वाले बंद कर रहे हैं, मिलेट ट्रैक्टर्स ने बंद किया, टेक्सटाइल की बड़े बड़े जो नाम हैं जैसे निशात चुनिया है या कोहिनूर स्पिनिंग है, उनके प्लांट जो हैं वो बंद हुए हैं। तो बड़े फैसले, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये फैसला करना है कि रुपी और डॉलर का जो मसनूई तरीके से हमने रोक के रखा हुआ है वो उसको हकीकी रेट रुपी को देना है या नहीं देना। ये फैसला अब जैसे चंद हफ्ते में, मैंने कहा हमारे पास महीने नहीं बचे हैं, बहुत कम वक्त बचा है। इसी तरह जो बिजली के रेट हैं, बिजली के शोबे में इतना बड़ा खसारा जो हो रहा है उसको किस तरह रोकना है।
मैं समझता हूँ कि 7-8 रुपए फी यूनिट कहीं बिजली का रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह गैस के शोबे में कोई 550, 650, 700 रुपए तक यूनिट का जो है गैस वहां पे हमें लेके जाना पड़ेगा। कोई 50-60% वहां पे इजाफा आएगा। इसी तरह टैक्स की शॉर्टफॉल है, वहां पे कोई 200-250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस। तो ये है जिसको आप शायद मिनी बजट का नाम दे रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे करूं कि ये सारी सूरत हाल, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पिछली हुकूमत को समझते हैं या इस हुकूमत के 8-9 महीने को ज्यादा समझते हैं? देखिए, ये पिछली 2 हुकूमतों के ऊपर सारा कुछ डाल देना मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। ये हम पिछले 35 सालों से जो ब्लंडर्स कर रहे हैं, जो माशी मैदान के अंदर आप सोचिए कि हर साल मैं देखता हूं कि वो जून जुलाई में हमारे वजीर खजाना साहब असेंबली की फ्लोर पे खड़े होते हैं और बताते हैं कि जी हमारी आमदन और जो इखराजात हैं उसमें 3000 अरब का खसारा होगा। अगले साल पता चलता है 4000 अरब का होगा। पीटीआई की हुकूमत अप्रैल में जब छोड़ के जा रही थी तो पाकिस्तान का 75 साल का जो रिकॉर्ड है बजट के खसारे का, कोई 5,500 अरब रुपए का खसारा पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी। फिर जो तजारती खसारा है, हम हर साल सुनते हैं 30 अरब का तजारती खसारा, 40 अरब का तजारती खसारा। अप्रैल में जब पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा को 45 अरब डॉलर का छोड़ के जा रही। तो हालात बड़े खराब थे जब पीडीएम की हुकूमत ने मईशत संभाली है, मुल्क संभाला है। लेकिन उन्होंने, आप सोचिए कि उस खाई के अंदर जहां हमारी मईशत पड़ी थी वहां मजीद खुदाई की है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब नीचे थे तो मजीद नीचे की तरफ गए हैं। डॉक्टर साहब, इसको सम अप इसी तरीके से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मजीद खुदाई की है। वो कहते हैं कि इफ यू आर इन अ डिच तो आप खोदना बंद कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर अच्छे फैसले करते, यहाँ पे कोई सख्त फैसले करते, पॉलिटिकल गेन्स को ना देखते, पॉलिटिकल कैपिटल को ना देखते, तो चीजें बेहतर हो सकती थी। जी हो सकती थी, लेकिन किसी भी सियासी जमात से इस चीज की तवक्को रखना कि वो इतने मुश्किल फैसले कर देगी और खास तौर पे अगर इलेक्शन सर पे खड़ा है तो वो कर देगी, मेरा ख्याल है ये भी तवक्को के जरा खिलाफ। सिस्टम ही चेंज करना होगा डॉक्टर साहब, सिस्टम चेंज हुए बगैर आगे नहीं जा सकते। दुरुस्त है मेरा ख्याल है, मेरा कहना। जी आई वुड एग्री टू दैट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जायजा लिया पाकिस्तान की मईशत का क्या बयानी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।